हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो हम लोग 3.2 हम लोग कर चुके थे, पूरी ख़त्म किए थे। आज हम लोग 3.3 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप वो वाला वीडियो अब नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो फिर आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3,-1, -1,0 और 1,2 और -3,-5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो ये एक कार्तिक का तल बनाना पड़ेगा। कार्तिक का तल कैसा होता है, इस प्रकार का। ये उस दिन भी बना चुके हैं जो पिछले क्लास में आप ऑलरेडी बना चुके थे। ये कोई नई बात नहीं है। और बीच में आप जानते हैं ये जीरो होता है, जिन्हें हम लोग जानते हैं ये क्या बोला जाता है, इसको इस पॉइंट को मूल बिंदु कहा जाता है। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, अब कोई नई बात नहीं होगा। वो वाला आपको वीडियो आपको बहुत देखना ज़रूरी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा। क्योंकि ये डिटेल बात तो नहीं करेंगे कौन वाला प्रथम चतुर्थांश द्वितीय और तृतीय हो, तो बात उतना नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये तो जरूर बताया जाएगा किसमें कौन वाला आपको स्थित होगा। चलिए, ये ग्राफ पेपर में बेहतर होता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ग्राफ को भी तो मुझे नहीं मिलेगा अभी। ठीक है, बस आपको इसी में दिखा देते हैं, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप जब बनाओगे ग्राफ कॉपी में ही बनाना, ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसी प्रकार इधर भी प्लस वाला 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक जाना हो -1, -2, -3, -4, -5, -6, जहाँ तक आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अभी इसको क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। आपको दर्शाना पड़ेगा ये जो पॉइंट दिया गया है, बिंदु दिया गया, इसको आपको दर्शाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा बिंदु कौन सा चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए पहला वाला जो है -2,4, आप जानते हैं पहला वाला को x बोला जाता है, द्वितीय वाला को y बोला जाता है। तो x में -2 होना चाहिए। x में -2 मतलब x में -2 का मतलब कहाँ, इधर वाला। आप देखो ये वाला जो बिंदु है, एक तो ऊपर तरफ जाएगा, एक तो नीचे तरफ जाएगा। ये जो बिंदु है एक तो ऊपर तरफ जाएगा, एक तो नीचे तरफ जाएगा। आपको y को देखना पड़ेगा, y किस में है, प्लस में है कि माइनस में। प्लस में है तो फिर ऊपर जाएगा, माइनस में अगर होता तो नीचे जाता है। ठीक है, तो y में 4 + 4 यहाँ होगा, क्योंकि माइनस इधर वाला, तो फिर देखो इधर से ये वाला आपको मिट कर जाएगा, क्योंकि -2 को इधर से बढ़ा और 4 को अगर इधर से बढ़ाओगे तो ये पे मिट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -2,4। उसके बाद 3,-1, इसको x बोला जाता है, इसको y बोला जाता है। पहला वाला को x, द्वितीय वाला को y कहा जाता है। तो अगर x की बात करें, x में 3, वो भी कौन सा 3, प्लस वाला 3। तो देखो इधर वाला माइनस वाला, इधर वाला प्लस वाला, तो प्लस वाला 3 कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि x में देखना है। ठीक है, x लाइन में देखना। यहाँ देखो एक तो ऊपर तरफ जाएगा, एक तो नीचे तरफ जाएगा। देखना पड़ेगा y क्या है, माइनस में है या प्लस में। y है -1, तो फिर नीचे जाना पड़ेगा। देखो y -1 मतलब इधर से
ये भी इधर से बढ़ाओ और इसको भी इधर से बढ़ाओ, तो दोनों कहाँ मीट कर जाएगा? इसको अगर इधर से बढ़ाई जाएगा, इसको इधर इधर बढ़ाई जाएगा और इसको इधर, तो कहाँ मीट कर जाएगा? यहीं पे। तो यहीं पे होगा क्या? 3, -1। इस प्रकार आपको दर्शाना है। और देखिए, इसको x कहा जाता है, इसको y कहा जाता है। पहला वाला को x, द्वितीय वाला को y कहा जाता है। ये सब लिखना नहीं है आपको, ये तो डायरेक्ट आपको लिखना है, ठीक है ना। पहला वाला को x, द्वितीय वाला को y। अगर पहला वाला को x क्या है? -1। -1 x में -1 तो इधर है, चलो एक तो ऊपर तरफ जाएगा, एक तो नीचे तरफ आएगा, ठीक है ना। यहीं पे खड़े हो जाइए पहले। और y में 0, y में 0 कहाँ है? y में 0 मतलब तो यहीं पे 0 है ना, यहीं पर 0, तो फिर यहीं पे रहेगा। तो ये क्या होगा? -1,0, ठीक है। और देखिए 1,2, x में 1 और y में 2, क्योंकि पहला वाला को x, द्वितीय वाला को y। तो x में +1, x में +1 मतलब यहीं पे खड़े हो जाइए। और y में क्या लिखना है? y में 2, वो भी कौन सा 2? +2। तो आपको एक तो किधर देखो, आपका कहाँ पर होगा? +2 तो इधर है, तो फिर ये ऊपर तरफ ही जाएगा वैसे, ठीक है। तो 1,2 ये वाला हो गया। और एक दर्शाना है -3, -5। x में -3, y में -5, दोनों माइनस की बात है। x में -3, तो x लाइन में देखो इधर -3 है, यहीं पे एक तो ऊपर तरफ जाएगा, एक तो नीचे तरफ जाएगा। तो माइनस में है मतलब नीचे तरफ जाएगा, और y में -5। इसको इधर से बढ़ाते जाइए और इसको इधर से बढ़ाते जाइए, तो कहाँ मीट कर जाएगा? दोनों यहीं पे दोनों मीट कर जाएगा। कहने का मतलब -3, -5। जल्दी करके इसको पहले नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं कौन सा चतुर्थांश में होगा। इसके आप यही वाला आपको बताना पड़ेगा अभी। चलिए, तो आपको अब 1 बाय 1 आपको लिखना भी पड़ेगा कि कौन वाला कहाँ पर स्थित है। आप देखो, पहला वाला की बात करें अगर -2,4 ये है, आपको कौन सा चतुर्थांश में दिख रहा बताओ? द्वितीय वाला में। तो इसको लिखना पड़ेगा। देखो ये वाला द्वितीय का प्लेस है, तो इसको लिख सकते हैं -2,4। नीचे लिखिएगा इसको, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो -2,4 कहां पर स्थित है? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद लिख लीजिए 3,-1। 3,-1 देखो कहां पर है? चतुर्थ में। तो आपको क्या लिखना है? 3,-1 चतुर्थांश में स्थित है। और उसके बाद देख लीजिए -1,0। तो -1,0 देखिए, -1,0 कहाँ पर होगा? यहीं पे होगा ना, इधर का ना उधर का, कहाँ पे होगा? फिर इसका क्या नाम बोला जाता है? ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। इसको बोला जाता है, देखो ये x अक्ष पर ही स्थित है, x जो लाइन है उसी में ही स्थित है ना, तो उसको बोला जाता है x अक्ष पर स्थित है। क्या लिखना है? x अक्ष पर स्थित है। और इसको -1,0 कहाँ पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, अगर x का वैल्यू दिया रहे और y का वैल्यू 0 रहे, तो उस कंडीशन में बोलना है कि x अक्ष पर स्थित है। अगर y के वैल्यू दिया रहे, x 0 रहे, तो बोलना है, क्या बोलना है? y अक्ष पर स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ये ज़्यादातर आता है, यही वाला क्वेश्चन, यहाँ से ही सवाल आता है। अगर x, 0 हो, मतलब x का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, 5, 6 कुछ भी रहेगा, इसको बोला जाता है x अक्ष पर स्थित। क्या बोला जाता है?
एक्स अक्ष पर स्थित। यहां सवाल आता है, और अगर x 0 है, x के जगह 0, क्योंकि पहला वाला x बोला जाता है, द्वितीय वाला y, उस कंडीशन में क्या बोला जाता है, y अक्ष पर स्थित है। इस तरीके से करोगे तो फिर सवाल छूटने का जो संभावना नहीं रहता, क्योंकि कोई सवाल नहीं छूटेगा। अगर 0 देखो x बराबर 0 हो जाएगा और y बराबर, y का वैल्यू कुछ भी रहेगा, उस कंडीशन में क्या बोला जाएगा, y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लिखिए, और एक मिनट, क्या चाहिए, 1,2, 1,2 किस में है, प्रथम, तो 1,2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। उसके बाद -3, -5, माइनस कहाँ पर है, तृतीय वाला में, तो लिखो -3, -5, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। जल्दी करके नोट कर लीजिए। और ये और एक क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर। चलिए, तो पहले फिगर को बना लीजिएगा, उसके बाद आपको ये सब लिख लीजिएगा, ये सब आंसर है आपका। ठीक है, चलिए आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। अक्ष पर दूरी का उपयुक्त एकाग्र लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। फिर आलेख में इसको दर्शाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्राफ कॉपी में आपको करना क्या है, ग्राफ कॉपी में एक ग्राफ बना लेना। सबसे पहले आलेख खींच लेना इस प्रकार का। ठीक है, एक आलेख आप खींच लीजिएगा सबसे पहले। ये y वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर y वाला को थोड़ा सा बड़ा करना है, क्योंकि x वाला का वैल्यू छोटा छोटा है, इसमें कोई ये नहीं है। x का वैल्यू को ज़्यादा नहीं है, देखो x का वैल्यू -2 से बड़ा नहीं है आपका, तो 3 इधर है। चलो, इसको x डॉट कहा जाता है, आप जानते हैं। ये y डॉट होता है। ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए 8, क्योंकि ये 8 भी है। ठीक है, ग्राफ कॉपी में तो बहुत इजीली बना सकते हैं आप। चलिए, इधर वाला -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5 6 7, उतना जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो। -1, -2, -3, -4, और भी ले सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। x में क्या देखो, x में -2, y में 8। x में क्या है, -2, y में 8। x में -2 कहाँ है, x में -2 जहाँ है वहाँ पे रुक जाओ। यहाँ पे देखो, ये सॉरी x लाइन ये वाला है ना, -2 यहीं पे। एक तो ऊपर जाएगा, एक तो नीचे जाएगा। देखते हैं अभी y क्या है, y 8 है, वो भी +8 है, तो कहाँ जाएगा, ऊपर तरफ जाना पड़ेगा। इसको इधर बढ़ाते जाइए, इधर बढ़ाते जाइए, इसको भी इधर बढ़ाते जाइएगा, तो कहाँ पर मीट होगा, यहीं पे मीट हो जाएगा। तो ये लिखो -2,8। कितना इजीली आप बैठा सकते हैं, बहुत इजीली बैठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x में -1, y में 7। x में -1, x लाइन में खड़े हो जाइए, वो भी माइनस वाला में, ये वाला
एक्स लाइन है, यहीं पे खड़े हो जाइए। एक तो ऊपर जाए, एक तो नीचे। -7 + 7 मतलब यहीं पे, तो -1,7। उसके बाद x में 0, x में 0 मतलब यहीं पे तो खड़े रहना पड़ेगा। y में -1.25, ये स्टूडेंट को दिक्कत होता है, कहाँ दर्शाया जाए 1.25 मतलब कहाँ दर्शाया जाए। आप देखो बीचों बीच कितना होगा, 1 होता है। ये आपका जो देखो हम बताते हैं आपको, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये -1 और इधर -2 है मान लीजिए, ठीक है, ये -1 और इधर -2 अगर है, तो ये बीचों बीच क्या होगा। और आपको बताते हैं, देखो -1 को इधर ही लेते हैं और ये आपका 2, 1 2 3 4, ये वाला 5, 1 2 3 4, ये वाला मिला के 5, ठीक है, इस प्रकार का होता है। तो इसमें जो -1 पॉइंट, ये तो 0 -1.1 और इसके बाद -1 पॉइंट कितना 1 हो गया। उसके बाद -1 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 यानी 20 हो चुका है। उसके बाद -1 पॉइंट कितना 3। आप देखो ये 1, ये जो -1.1 है, ये 1.0 भी बोल सकते हैं, 1.20 भी बोल सकते हैं, 1.30 भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब कहाँ पर होगा बताओ। तो ये वाला लगभग पूरी तो नहीं होगा, लगभग कहाँ होगा 1.20 और 1.30 के बीच होगा। मतलब कहाँ होगा, यहीं पे हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बस यहीं पे आपको दर्शाना पड़ेगा, बस इस पेज पे। तो आप पूरी ये नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब एक तो चीज़ है कि 50, ये 50 होता है, -1 पॉइंट ये 50 होता है। तो एक तो 50 से तो कम ही होगा लगभग, मतलब बराबर से कम रखना है, बस लगभग दर्शा देना, पूरी ये नहीं होगा, लगभग यहीं पे होगा, ठीक है। तो ये 0 और y में -1.25, वो भी माइनस वाला में है, इधर वाला यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दर्शाना पड़ेगा यहीं पे, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 0, -1.25, ठीक है। -1 पॉइंट जो आपका 2 है और -1.20 है, दोनों का मतलब बराबर है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप अनलिमिटेड 0 लगा सकते हैं, ये तो आप जानते हैं। चलो उसके बाद x में 1 y में 3, x में 1 y में 3, x लाइन में 1 +1 ना, और y में 3 मतलब कहाँ होगा, लगभग ये पे होगा 1,3। x में 3 y में -1, x में 3 वो भी +3, यहाँ चलो खड़े हो जाओ, y में -1 मतलब कहाँ, इधर, इसको इधर बढ़ाओ तो फिर ये पे मिट कर जाएगा, यानी 3, -1। तो इस प्रकार आप इजीली दर्शा सकते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ये जरूर आसान है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आता ही है, ठीक है। तो जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। ये चैप्टर तो फिनिश हो चुका है, आगे देखते हैं इसके बाद जो नया चैप्टर 4.1 स्टार्ट होगा। चलिए, तो एक नया टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो चुका, वो टॉपिक का नाम है 2 चौर वाले रेखिक समीकरण। टॉपिक का नाम है 2 चौरों वाले रेखिक समीकरण। ये टॉपिक का नाम है 2 चौर वाले रेखिक समीकरण। ये 2 चौर वाले रेखिक समीकरण आखिरकार होता क्या, इसका रूप क्या होता है। 2 चौर वाला रेखिक समीकरण का अगर रूप अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2 चौर वाले रेखिक समीकरण रूप क्या होता है, तो आपको लिखना है, बस इतना लिखना है, x + y = 0। यही होता है 2 चौर वाले रेखिक समीकरण, ठीक है। तो x + y = 0, यही होता है 2 चौर वाला रेखिक समीकरण। अगर इस फॉर्म में आए तो फिर बोलेंगे कि ये 2 चौर वाला रेखिक समीकरण है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये क्या है, ये क्वेश्चन इतना लंबा क्वेश्चन, ये क्या कहता है ये क्वेश्चन। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है।
एक जो नोटबुक का कीमत होगा वो कलम की कीमत से 2 गुना होगा। ठीक है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए और एक संकेत भी इसमें दिया गया है। ठीक है, एक संकेत दिया गया, संकेत को देख लीजिए। संकेत वाला हम एक बार देख लेते हैं। संकेत वाला जो दिया गया है उसको फॉलो कर चलिए। तो अगर नहीं भी देखोगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, उसमें किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन नोटबुक अगर दिया गया है इसमें ये आपका संकेत बोल के, तो संकेत वाला देख लीजिए। ठीक है, वरना तो आप एक्स तो मान के चल सकते हैं, एक्स और एक को वाई मान सकते हैं। चलो हम लोग उसी के मुताबिक ही चलते हैं। तो नोटबुक की कीमत को क्या मानना पड़ेगा, तो क्योंकि हम लोग को दिया नहीं गया, जब गिवन नहीं है तो फिर मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, मान लिया, लेट का मतलब मान लिया। ठीक है, लेट नोटबुक की कीमत 100 रुपया, नोटबुक की कीमत 100 रुपया और कलम की कीमत वाई रुपया। ठीक है, नोटबुक की कीमत 100 रुपया और कलम की मूल्य कितना, वाई रुपया। और इसमें आपको दो चर वाला एक रैखिक समीकरण से निरूपित करना पड़ेगा। आप आगे और भी देखो, एक नोटबुक की कीमत, एक जो नोटबुक का जो कीमत होगा कलम की कीमत से 2 गुनी होगा। ठीक है, और सही माने हैं नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत। एक बार देख लीजिए, वरना थोड़ा सा, और संकेत वाला देख लीजिए, संकेत वाला सही लिखे या नहीं। संकेत वाला देख लीजिए एक बार। चलिए, तो बिल्कुल सही लिए, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए, तो सही लिए हैं, इस प्रकार ही लेना है। तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। एक नोटबुक का जो कीमत होगा, नोटबुक का कीमत कितना है, एक्स है। नोटबुक की कीमत कितना है, एक्स है। वो दो गुना क्या, वो 2 गुनी कलम के बराबर होगा, 2 गुना कलम। ठीक है, तो वाई, कलम कितना है, वाई, इसका 2 गुना के बराबर होगा। ये जो एक नोटबुक होगा दो गुना कलम के बराबर होगा। ठीक है, 2 गुना जो कलम का कीमत होगा उतने उसके बराबर होगा। ठीक है, ये तो लिखा गया, देखो, एक नोटबुक की कीमत जो होगा एक कलम की कीमत से 2 गुनी होगा। एक कलम की कीमत का जितना जो कीमत उसका 2 गुना होगा एक नोटबुक का कीमत। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 50 रुपया होता, अगर मान लीजिए ये आपका कितना होता, एक कलम का नोटबुक का जो रेट है मान लीजिए 100 रुपया होता। ठीक है, ये 2 इंटू मान लीजिए ये 50 करके होगा। ठीक है, उसका 2 गुना करके तब जाके इसके बराबर होगा, इस प्रकार का। ठीक है, मान लीजिए एक कलम का दाम, नोटबुक का दाम 100 रुपया था, नोटबुक का 100 रुपया और कलम का दाम 50 रुपये, तो इसका 2 गुना के बराबर होगा। किसके बराबर, 2 गुना, तब जाके तो 100 होगा ना। चलो एक काम करो, क्योंकि हम लोग किसी फॉर्म में लाना है और इसी फॉर्म में लाने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है। वो भी क्या काम करना पड़ेगा, इसको इधर लेके आइए। आप जानते हैं बराबर के अगर इस पर लाया जाए तो क्या हो रहता, प्लस अगर रहे तो इधर आने पर माइनस हो जाएगा, -2y। आप बोले पढ़े थे सर गुण में रहने पर भाग में होता, लेकिन पूरा चीज़ को ला रहे हैं ना, पूरा चीज़ को लाने पर क्या हो जाएगा, ये पूरा वाला फंडा को देखना पड़ेगा किस में है। ये पूरा वाला जो वैल्यू दिया गया किस में है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं इसमें, और रेखिक कुछ भी हम लोग बनाने का कोई ज़रूरत नहीं। यही इसका राइट आंसर है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कोई एग्ज़ाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन ये वाला एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कोई पूछे या ना पूछे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आप एक बात की ओर ध्यान देना है, एक्स के आगे जो रहेगा उसको ए बोला जाएगा, वाई के आगे जो भी रहेगा उसको बी बोला जाएगा, और ऐसे जो औचर पद में रहेगा उसको सी बोला जाएगा। क्या बोले, एक्स के आगे जो रहेगा उसको ए,
वाई के आगे जो रहेगा बी, और ऐसे ही आपका अचर पद में जो रहेगा उसको सी कहा जाएगा। इस बात की ओर आपको बहुत ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दिया गया है, आपको इतना सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये सबको आपको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? सबसे पहले इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ए बी सी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो ये वाला जो है ये देखो इस फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक बात की ओर ध्यान देना है, इधर जीरो ही होना चाहिए, ठीक है? इधर क्या होना चाहिए? जीरो ही होना चाहिए। अब देखो ये जीरो नहीं है, तो फिर इसको इधर लेके आइए, तो 2x प्लस 3y, और इसको इधर लेके आइए। अगर प्लस है तो इधर आने पर -9.35 हो जाएगा, ठीक है, बराबर जीरो। प्लस है तो माइनस होता है, माइनस रहने पर प्लस हो जाता है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा। आप अभी इस फॉर्म में आ चुका है, आप ए बी सी का वैल्यू बताओ। एक्स के आगे जो रहेगा उसको ए कहा जाता है, तो एक्स का कितना है? 2 है, तो 2 हो जाएगा। वाई के आगे कितना है? +3 है, तो 3 हो जाएगा। प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सी बराबर कितना आ जाएगा? -9.35। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, और सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू एक्स के आगे जो भी रहता है उसको क्या कहा जाता है? ए कहा जाता है। तो एक्स के आगे कितना है? कुछ नहीं, मतलब जीरो नहीं, कुछ नहीं मतलब जीरो नहीं होता, बल्कि 1 होता, तो ये 1 हो जाएगा। वाई की वैल्यू कितना होगा? -5 हो जाएगा। वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा? -5। अगर माइनस है तो माइनस, प्लस रहे तो प्लस लिख सकते हैं, नहीं लिखने से भी चल जाता है, लेकिन माइनस रहने पर आपको लिखना ही पड़ेगा। और सी की वैल्यू कितना है? -10। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये वाला देखो इस फॉर्म में नहीं है, तो आपको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग जानते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6 से इधर आए तो -6 हो जाएगा, बराबर 0। ये आप जानते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा। एक्स के आगे जो भी रहता है उसको ए कहा जाता है। एक्स के आगे कितना है? -2, तो -2 लिखो। वाई के आगे जो भी रहता है उसको बी कहा जाता है, यानी वाई के आगे कितना है? +3, तो +3 लिख सकते हैं। और सी कितना आ जाएगा? -6। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको इस फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। और उस फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको इधर लेके आइए, तो x -3y बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है, ये वाला कैसा है? x -3y, c नहीं है, तो c जिसमें नहीं होगा आपको उसको क्या करना है? एक काम करना है, जो नहीं रहेगा उसको कैसे लिखना है? उसको लिखना है 0 प्लस c लिख दीजिएगा, क्योंकि 0 प्लस इसको गुना करोगे तो आपका 0 ही आ जाएगा वैसे, या फिर डायरेक्ट रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि या फिर 0 रहने दो, इसको कुछ भी नहीं लिखना है, इसको कुछ भी नहीं लिखना, छोड़ दो। तो ए की वैल्यू कितना आएगा, बी की वैल्यू कितना आएगा, सी की वैल्यू कितना आएगा। एक्स के आगे जो भी रहता है उसको क्या कहा जाता है? उसको ए कहा जाता है। तो एक एक्स के आगे कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1। वाई के आगे कितना है? -3। वाई के आगे -3 मतलब बी कहा जाएगा उसको। और सी मतलब देखो इस कंडीशन में सी है ही नहीं, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में सी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको भी इधर लेके आइए, 2x क्या हो जाएगा? 5y बराबर 0। ए कितना होगा, बी कितना होगा, और सी कितना होगा। एक्स के आगे जो रहता है उसको ए कहा जाता है, तो 2 हो जाएगा। वाई के आगे जो रहेगा उसको बी कहा जाता है, 5। और सी तो है ही नहीं, सी यानी 0 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लीजिए, जीरो। ए चाहिए, उस फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं लिखा तो नहीं है। 3x प्लस क्या नहीं है? y गायब है, तो एक काम करो, जो गायब है तो उसको 0y लिखना है, 0 × y, क्योंकि इसके साथ गुना करने पर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। +2 बराबर 0 इस फॉर्म में आ चुका है। a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, और c की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। b की वैल्यू y के आगे जो भी रहता है उसको b कहा जाता है, यानी 0। और c कितना हो जाएगा? 2। जो नहीं रहेगा 0 × क्या कर देना है? 0 के साथ गुना कर देना है, ठीक है। जो नहीं रहेगा, अगर x नहीं रहेगा तो x के क्या करना है? उसके साथ 0 गुना कर देना है। अब देखो अब क्या गायब है? x गायब है, तो x गायब है बोले ना, जो गायब रहेगा उसके साथ किसके साथ गुना कर देना? x के साथ। और ये तो +y -2 बराबर 0। a कितना होगा, b कितना होगा, और c कितना होगा? a होगा 0,
बी कितना होगा 1 और सी कितना हो जाएगा -2, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी देख लीजिए 5 - 2x बराबर 0। पहले x वाला चाहिए -2x, उसके बाद y वाला चाहिए, इस फॉर्म में लाना है ना। क्या गायब है, y नहीं है तो y क्या करना है 0 × y लिखना है, और ये +5 बराबर 0, a बराबर -2, b बराबर 0 और c बराबर 5, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए तो आज की सेवा पे समाप्त कर देगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्द।